गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। 13वीं प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, वेक्टर यानी कि सदिश। उसमें हमने 13.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली और मैं इसके आपको कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बताने जा रहा था। कल मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 14 बताया था जो कि महत्वपूर्ण था, और आज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 15। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा बच्चों, आप इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 में बच्चों हमें दो पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमें ये दिया गया है कि यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश समान परिमाण के परस्पर लंबवत सदिश हों तो देखिए बच्चों कंडीशन क्या दे रखी है। ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश जो है वो समान परिमाण के, तो बच्चों मैंने सबसे पहले इनका परिमाण जो है वह समान ले लिया और किसी राशि के इक्वल मैंने यहाँ पे इसको मान लिया। अब देखिए बच्चों, समान परिमाण के परस्पर लंबवत, तो कोई भी दो सदिश जो होते हैं वो परस्पर लंबवत कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। तो चूंकि ए बी सी सदिश जो है वो परस्पर लंबवत हैं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे ए डॉट बी बराबर में बी डॉट सी और सी डॉट ए, यानी इन दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में समान परिमाण के परस्पर लंबवत है, इस वजह से इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा। तो बच्चों इस कंडीशन से मुझे यहाँ पे दो समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाती है। बच्चों मुझे करना क्या इसमें, मुझे ये प्रूफ करना है कि सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश और प्लस में सी सदिश जो है, ये सदिश जो है वो ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश के साथ समान कोण के ऊपर झुका हुआ है, समान कोण बनाता है। देखिए बच्चों, जब भी कोई दो सदिशों के बीच में हमें कोण निकालना हो तो हम हमेशा दोनों का डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा, अगर उनके बीच का कोण थीटा है तो। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पूरे सदिश का मुझे इन तीनों सदिशों के साथ जो है वो कोण निकालना है, और वो कोण जो है वो इक्वल आना चाहिए। लेकिन बच्चों इससे भी पहले मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी सदिश का परिमाण जो है वो यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, हम a प्लस बी प्लस सी का परिमाण कैसे निकालेंगे। जब भी किसी सदिश का परिमाण आपको निकालना हो, सबसे पहले उसके वर्ग से हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का वर्ग हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी सदिश को a प्लस बी प्लस सी सदिश से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आएगा आपके पास a के परिमाण का वर्ग, उसके बाद में बच्चों आपके पास आएगा b के परिमाण का वर्ग, फिर आएगा बच्चों यहाँ पे c के परिमाण का वर्ग, फिर बच्चों आएगा 2a डॉट b, 2a डॉट c, 2c डॉट b। तो बच्चों उन सब में से दो कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास a डॉट b प्लस में b डॉट c और प्लस में c डॉट a। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर a का परिमाण बच्चों k है और ये भी k और ये भी k। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस का k स्क्वेयर, और समीकरण नंबर 2 से आपको पता है a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a सब 0 के इक्वल है। तो बच्चों इस पूरी राशि का योग भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पे 3k स्क्वेयर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे a सदिश, b सदिश और c सदिश का जो परिमाण है वो √3k के इक्वल आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश का परिमाण जो हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमें इसका परिमाण जो है वो शो करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, अब माना मैंने सदिश a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश जो है, सदिश a सदिश के साथ, या सारे सदिशों की बात करें बच्चों तो सदिशों a सदिश, b सदिश व c सदिश के साथ अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाता हो तो सदिश a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के साथ अगर ये तीनों सदिश जो हैं अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता हो, तो देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी सदिश का a सदिश के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जब दो सदिशों के बीच में अदिश गुणनफल लगाया जाता है तो यहाँ पे पहले का परिमाण
प्लस दूसरे का परिमाण और उनके बीच का कोण का कोसाइन यानी कि कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे कोण जो है वो ए सदिश के साथ अल्फा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कोस अल्फा। अब देखिए बच्चों, जब ए सदिश को ए सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे ए सदिश के परिमाण का वर्ग आएगा, यहाँ पे बच्चों ए डॉट बी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए डॉट बी और यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट सी। बच्चों सी डॉट ए और ए डॉट सी आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का जो परिमाण है बच्चों वो √3 के इक्वल है और ए सदिश का परिमाण यहाँ पर जो है वो के इक्वल है और यहाँ पे है कोस अल्फा। ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से बच्चों 0 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर ए सदिश का परिमाण बचेगा और ए सदिश का परिमाण के इक्वल है, तो यहाँ पे समीकरण आएगी के स्क्वायर बराबर √3 के स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कोस अल्फा। के स्क्वायर से के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है बच्चों वो कोस इनवर्स 1/√3 के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे इस सदिश यानी कि a प्लस बी प्लस सी सदिश का जब मैं a सदिश के साथ कोण निकालूंगा तो मुझे इन दोनों सदिशों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और फॉर्मूले के अनुसार पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण और दोनों के बीच के कोण का कोसाइन का गुणनफल जो है मुझे फॉर्मूले में लेना पड़ता है। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू निकल के आई है बच्चों वो होगी कोस इनवर्स 1/√3। तो बच्चों आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर b के सदिश के साथ और c सदिश के साथ जब इस सदिश का अदिश गुणनफल लूँगा तो चूंकि परिमाण यहाँ पे b और c का समान होने की वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसी प्रकार यहाँ पे जब बीटा की बात करेंगे बच्चों तो वो भी कोस इनवर्स 1/√3 आएगा तथा यहाँ पे इसी प्रकार से गामा की बात करें तो वो भी यहाँ पे कोस इनवर्स 1/√3 आएगा। बच्चों ये आप बहुत आसानी से निकाल भी सकते हो। तो बच्चों जब आप यहाँ पे बी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे बी सदिश के परिमाण का वर्ग आएगा और बी सदिश का परिमाण भी के है तो यहाँ पर के स्क्वायर आएगा। बी डॉट ए और बी डॉट सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी कोस इनवर्स 1/√3 आएगी और गामा की जो वैल्यू है वो भी कोस इनवर्स 1/√3 आएगी। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे तीनों सदिश ए सदिश बी सदिश और सी सदिश जो है वो इस सदिश के साथ जो है वो समान कोण के ऊपर झुके हुए। तो बच्चों यहाँ पे चूंकि हमें कोण निकालना था तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पे निकाल चुके हैं। जो भी कंडीशंस हमें दी गई थी उनका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो बच्चों यहाँ पे 15वें एग्जाम्पल का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 15 का जो सेकेंड पार्ट है बच्चों उसमें हमें ये दिया गया है कि ए सदिश का जो परिमाण है, ए सदिश का परिमाण है वो तो दे रखा है 3, बी सदिश का जो परिमाण है वो दे रखा है 4, सी सदिश का जो परिमाण है वो दे रखा है हमें 5। और एक और कंडीशन बच्चों हम यहाँ पे दे रखी है कि प्रत्येक सदिश अन्य दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में लंबवत है। फिर से समझिए बच्चों, प्रत्येक सदिश अन्य बचे हुए दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में लंबवत है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्या बनेगी। अगर ए सदिश बी और सी के योगफल की दिशा में लंबवत है, अगर ए सदिश बी और सी सदिश की योगफल की दिशा में लंबवत है तो बच्चों यहाँ पे ए सदिश का बी प्लस सी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। फिर से समझिए बच्चों इस इक्वेशन को, अगर ए सदिश बचे हुए दोनों सदिश बी सदिश और सी सदिश के योगफल की दिशा में लंबवत हैं तो ए सदिश का बी प्लस सी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। इसी प्रकार बच्चों बी सदिश बचे हुए दोनों सदिश सी और ए के साथ अगर लंबवत हैं तो सी प्लस ए के साथ जो बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। और बच्चों इसी प्रकार अगर सी सदिश बचे हुए दोनों सदिश ए और बी की योगफल की दिशा में लंबवत हैं तो ए प्लस बी सदिश का सी सदिश के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस पूरी समीकरण को मैं 1 डाल देता हूँ और इस पूरी कंडीशन को मैं समीकरण नंबर 2 डाल देता हूँ। बच्चों हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे सिंपल निकालना है a प्लस बी प्लस सी सदिश का परिमाण निकालना है। तो देखिए बच्चों इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे। सबसे बच्चों हम समीकरण नंबर 2 से जो हमारे पास ये तीनों समीकरण हैं इनको हम जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 2 से समीकरण 2 में जो तीनों समीकरण हमें दे रखी है हम इन तीनों को जोड़ेंगे। तो अपने पास देखिए बच्चों a डॉट बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को मैं जोड़ रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, तो ये आएगा b डॉट सी प्लस ए
प्लस में सी डॉट ए प्लस बी जो है बच्चों वो यहाँ पे 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा यहाँ पर, प्लस बच्चों यहाँ पर ए डॉट सी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे बी डॉट सी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी डॉट ए हो जाएगा, प्लस यहाँ सी डॉट ए हो जाएगा, प्लस यहाँ सी डॉट बी हो जाएगा और बराबर में आएगा 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ए डॉट बी और यहाँ पे जो बी डॉट ए आया है बच्चों वो ए डॉट बी के इक्वल ही होता है। तो कुल मिलाकर इन सब में से 2 कॉमन आएगा, तो अंदर आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आपको यहाँ पे मिलेगा और बराबर में आ जाएगा 0। तो जब 2 का मैं यहाँ पे भाग दूंगा बच्चों तो अपने पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0 प्राप्त होगा। तो इस समीकरण की सहायता से हम आगे की कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे चूंकि a प्लस बी प्लस सी सदिश का परिमाण निकालना है, तो बच्चों मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण के वर्ग से। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का वर्ग कैसे ओपन होगा, a प्लस बी प्लस सी सदिश का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे परिमाण का स्क्वायर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कि बच्चों हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला किस प्रकार से ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर a सदिश को a सदिश से करेंगे तो यहाँ पर a सदिश के परिमाण का वर्ग, फिर आएगा b सदिश के परिमाण का वर्ग, फिर आएगा c सदिश के परिमाण का वर्ग, फिर a डॉट b a डॉट c b डॉट a ये सब आएंगे बच्चों। उन सब में से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास a डॉट b बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के परिमाण के वर्ग को सोल्व करना है। तो आप खुद देखेंगे बच्चों यहाँ पे a सदिश का परिमाण हमें समीकरण नंबर 1 से 3 दिया हुआ है, b सदिश का परिमाण 4 है और c सदिश का परिमाण 5 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा a सदिश का परिमाण का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। इन तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और समीकरण नंबर 2 से आप देख सकते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 3 से आप देख सकते हैं कि इस राशि का जो मान है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो है वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी सदिश के जो परिमाण का वर्ग है वो बच्चों यहाँ पे 50 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे a सदिश प्लस b प्लस सी सदिश का जो परिमाण है वो यहाँ पे √50 के इक्वल आएगा बच्चों, जो कि हमसे पूछा गया था। तो बच्चों हम यहाँ पे कंडीशंस दे रखी थी कि तीनों सदिशों का परिमाण जो है वो 3, 4 और 5 है। और एक और कंडीशन हमें दे रखी थी कि यहाँ पे प्रत्येक सदिश जो है वो अन्य दोनों सदिशों की योगफल की दिशा में लंबवत है। इस वजह से प्रत्येक सदिश का अन्य दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बच्चों आपको ये कंडीशन ही यहाँ पे समझनी थी। उसके बाद में हमने छोटी सी कैलकुलेशन से a प्लस बी प्लस सी सदिश का जो परिमाण है वो प्राप्त कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में से एक था। अब बच्चों हम बढ़ते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 की तरफ, जिसमें हमें 2 सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में देखिए बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। देखिए बच्चों अगर 2 सदिश a सदिश और b सदिश है, जहाँ पर ये a सदिश है और यहाँ पर ये b सदिश है, और अगर इनके बीच का कोण थीटा है और इन दोनों ही सदिशों की लंबवत दिशा में जो एक मात्रक सदिश है वो n कैप है, तो बच्चों 2 सदिशों a सदिश और b सदिश का जो सदिश गुणनफल है बच्चों वो a क्रॉस b से जो है वो डिनोट किया जाता है। यहाँ पे क्रॉस लगेगा बच्चों और फॉर्मूला इसका बनेगा a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण, दोनों के बीच का साइन यानी कि साइन थीटा और इनटू में लंबवत सदिश, इन दोनों सदिशों की दिशा में जो लंबवत सदिश है एन कैप वो यहाँ पे गुणा में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 सदिशों का सदिश गुणनफल किस फॉर्मूले से परिभाषित किया जाएगा, a क्रॉस b बराबर a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण इनटू में साइन थीटा और एन कैप जो है वो a सदिश और b सदिश की लंबवत दिशा में, जहाँ एन कैप a सदिश व b सदिश की लंबवत दिशा में एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। अब देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर इसका परिमाण निकालना चाहूँ
तो a क्रॉस b का जो परिमाण है वो किसके इक्वल आएगा? a सदिश के परिमाण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b सदिश के परिमाण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा भी एक अदिश राशि है, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जो n कैप है वो a और b की लंबवत दिशा में एकमात्रक सदिश है, इसलिए इसका जो परिमाण है वो 1 के इक्वल आएगा। तो कुल मिलाकर a क्रॉस b का परिमाण हम जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ से n कैप जो है वो गायब हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसकी कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं। जब a सदिश व b सदिश परस्पर समांतर सदिश हो तो, परस्पर समांतर सदिश हो तो हमें पता है कि यहाँ पे समांतर सदिश होने का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री लेने से। तो देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पे थीटा 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ से देखिए बच्चों a क्रॉस b किसके इक्वल हो जाएगा? a सदिश का परिमाण, b सदिश का परिमाण, और यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पे 0 आएगा और इनटू में आएगा n कैप। चूंकि साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है, इस वजह से अगर दो सदिश आपस में समांतर हैं तो यहाँ पे बच्चों a क्रॉस b सदिश जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। और बच्चों अगर लंबवत की कंडीशन की बात करें, जब a सदिश व b सदिश परस्पर लंबवत सदिश हो, परस्पर लंबवत सदिश हो तो बच्चों यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 से आप देख सकते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखूँगा मैं, तो यहाँ से जो a क्रॉस b है वो a सदिश का परिमाण, b सदिश का परिमाण, और साइन 90 का मान चूंकि 1 होता है और यहाँ पर आ जाएगा n कैप। तो बच्चों अगर दो सदिश a सदिश और b सदिश परस्पर लंबवत है तो a क्रॉस b जो होता है वो a का परिमाण, b का परिमाण इंटू n कैप के इक्वल होगा। तो बच्चों आपको ये कंडीशंस ध्यान रखनी है। अब देखिए बच्चों, जब किसी भी सदिश का खुद के सापेक्षी हम सदिश गुणनफल लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 5 नंबर पॉइंट से समझिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं a क्रॉस a निकालना चाहूँ तो चूंकि हमें पता है कि कोई भी सदिश खुद के सापेक्ष 0 डिग्री का एंगल बनाता है, और जैसे मैं थीटा का मान 0 रखूँगा समीकरण नंबर 1 में तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है, इस वजह से a क्रॉस a जो है वो यहाँ पर 0 आएगा। और बच्चों यही रीजन है कि जब i क्रॉस i करते हैं, j क्रॉस j करते हैं और k क्रॉस k करते हैं तो हमें वहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट, इस पॉइंट के अनुसार जब हम i को j के साथ करते हैं, j को k के साथ करते हैं और k को बच्चों i के साथ करते हैं, तो इन कंडीशंस में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू 0 या 1 नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको यहाँ पे एक सर्किल को फॉलो करना पड़ता है, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों अगर मैं i लेता हूँ, इस दिशा के अंदर बच्चों अगर मैं j लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं k लेता हूँ, तो देखिए बच्चों, अगर मैं i को j के साथ, अगर मैं i का सदिश गुणनफल j के साथ लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्लस का k मिलेगा। अगर j का k के साथ अगर मैं सदिश गुणनफल लेता हूँ तो मुझे प्लस का i मिलेगा, और k का i के साथ अगर मैं यहाँ पे सदिश गुणनफल लेता हूँ तो मुझे प्लस का j मिलेगा। परंतु बच्चों अगर मैं इसकी दिशा बदलता हूँ, j को अगर i के साथ करता हूँ तो ये दिशा उल्टी होने की वजह से मुझे यहाँ पे माइनस का k मिलेगा। i को k के साथ अगर मैं यहाँ पे सदिश गुणा लूँगा तो मुझे माइनस का j मिलेगा, और k का j के साथ सदिश गुणा लूँगा तो मुझे माइनस का i मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे i क्रॉस j है, i क्रॉस j दिशा बिल्कुल सही है, यहाँ पे वामावर्त दिशा है, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, तो i क्रॉस j जो है बच्चों वो प्लस का k हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों j क्रॉस k लेंगे, j क्रॉस k लेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको प्लस का i मिलेगा, और यहाँ पे बच्चों अगर मैं k क्रॉस i लेता हूँ, k क्रॉस i लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्लस का j मिलेगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पे j क्रॉस i करता हूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि i क्रॉस j जो है वो j क्रॉस i के इक्वल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सदिश गुणनफल जो होता है दो सदिशों का वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्यों नहीं करेगा क्रम विनिमय नियम का पालन?
यहाँ पे दिशा की वजह से। तो बच्चों यहाँ पे जो A क्रॉस B होता है वो बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के, बल्कि A क्रॉस B को जब आप B क्रॉस A में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों यहाँ बाहर माइनस का साइन लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे बाहर माइनस का साइन लगाने के बाद ये आपस में इक्वल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए बच्चों, अगर किन्हीं दो सदिशों के दिशा की लंबवत दिशा में अगर आपको कोई सदिश ज्ञात करना हो तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 डालता हूँ तो यहाँ पे n कैप जो होता है बच्चों वो दो सदिशों की लंबवत दिशा में एक मात्रक सदिश होता है। तो देखिए बच्चों अगर मुझे यहाँ पे A सदिश और B सदिश की लंबवत दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो समीकरण नंबर 2 से क्या ज्ञात कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे A सदिश व B सदिश की लंबवत दिशा में एक मात्रक सदिश की दिशा में एक मात्रक सदिश जो है बच्चों वो समीकरण नंबर 2 से हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से जो n कैप का मान है वो A क्रॉस B और बट्टे में बच्चों यहाँ पे A का परिमाण और B के परिमाण के इक्वल आएगा। तो बच्चों अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि दो सदिशों की लंबवत दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे बच्चों सिंपल आपको n कैप बराबर A क्रॉस B बट्टे A का परिमाण बट्टे B के परिमाण का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। और अगर केवल आपसे A और B की लंबवत दिशा में सदिश पूछ ले, एक मात्रक सदिश ना पूछकर केवल दोनों की लंबवत दिशा में कोई सदिश पूछ ले तो उसमें आपको परिमाण का भाग नहीं देना है। इस कंडीशन में केवल आपको A क्रॉस B ही निकालना होगा। ध्यान रहे बच्चों, ये माइनर सा डिफरेंस है। A सदिश और B सदिश की लंबवत दिशा में सदिश निकालना है तो सिंपल आपको A क्रॉस B निकालना होगा। अगर लंबवत दिशा में एक मात्रक सदिश निकालना है तो आपको उसके परिमाण का भाग देकर लंबवत दिशा में एक मात्रक सदिश n कैप के रूप में निकालना होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको दो सदिशों के सदिश गुणनफल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपको मैंने समझा दी है। ध्यान रहे बच्चों, दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है उसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे सर्कल का इस्तेमाल यानी इस रूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सारणिक की सहायता से भी दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकाला जा सकता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही करेंगे बच्चों। आज के जो मैंने प्रॉपर्टीज जो आपको बताई है सदिश गुणनफल की, आप इसको अच्छे से समझिए और कल तक के वीडियो का कीजिए इंतजार। अब तक के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।